जवाहर नवोदय विद्यालय बुलढाणा, डी.जी. भटकर, पी.जी.टी. इतिहास, कक्षा 12वी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज हम अध्याय 2 राजा, किसान और नगर भाग 2 के बारे में जानकारी लेंगे। एक आरंभिक साम्राज्य मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 321 ईस्वी पूर्व का शासन पश्चिमोत्तर के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। उनके पौत्र अशोक ने जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, कलिंग, आधुनिक उड़ीसा पर विजय प्राप्त किया था और विजय प्राप्त करने के बाद युद्ध का त्याग भी किया था और पूरा विश्व शांति के माध्यम से जीतने की उस समय उन्होंने एक मनोकामना भी की थी। तो एक आदर्श सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, उसका आदर्श पुत्र सम्राट अशोक। मौर्य वंश के बारे में हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने भिन्न प्रकार के स्रोत का उपयोग किया। इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल है, विशेषतया मूर्तिकला। मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं मूल्यवान सिद्ध हुई है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया विवरण आज उनके कुछ अंश ही उपलब्ध है। एक और स्रोत जिसका उपयोग प्रायतः किया जाता है और वह है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पहला किताब लिखने का श्रेय चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य को जाता है। कौटिल्य 3 नाम से पहचाने जाते हैं: विष्णुगुप्त, अर्थशास्त्र लेखान से कौटिल्य, और उसकी नीति से चाणक्य। ऐसे 3 नाम हैं। एक चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे और गुप्त शासक स्थापन में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख परावर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों में भी संस्कृत वाङ्मय में भी मिलता है। अशोक के अभिलेख प्रायतः सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं और अभिलेखों के माध्यम से सम्राट अशोक ने धर्म का प्रचार किया। सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार, दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर, ये सब बातें उनके अभिलेखों, स्तंभों से, चौथे से हमें पता होता है। ये सिंह शीर्ष की राज आज महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? सिंह शीर्ष
ये स्तंभ में महत्वपूर्ण अशोक अधिकांश अभिलेख और प्रस्तुत में मिलता है। इस स्तंभ के अंतर्गत प्राकृत अभिलेख, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी अभिलेख भी इसके अंतर्गत लिखान काम है। ये 4 सिंह सिंह है। ये समृद्धि का और शांति का प्रतीक है। इसमें चक्र है जो राष्ट्रीय ध्वज में है। सत्यमेव जयते करके इसका ब्रीद वाक्य है, जिसे गति का प्रतीक है 24R वाला। अभी हम देखते हैं साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख केंद्र है और इस केंद्रों में पहला भाग राजधानी पाटलिपुत्र और 4 भागों में तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। इसका उल्लेख अशोक ने अपने अभिलेखों पर किया है। अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड तक स्थान पर ये जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए हैं और विशाल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था समान रही होगी, जिससे अनुमान लगाते हैं पुरातत्ववादी। शामिल क्षेत्र बड़े विविध क्षेत्र भिन्न प्रकार के हैं। अफगानिस्तान पहाड़ी क्षेत्रों में भी, उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में भी संभव है। इन केंद्रों पर चयन बड़े ध्यान से किया। तक्षशिला, उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग, जबकि सुवर्णगिरी कर्नाटक में सोने की खान के लिए उपयोगी था और साम्राज्य के संचालन में भूमि, नदियाँ का आवागमन महत्वपूर्ण था। राजधानी प्रांतों तक कई सप्ताह, महीनों तक समय लगता था। खान पान की व्यवस्था, सुरक्षा स्पष्ट प्रतीत होता है सेना की सुरक्षा में के माध्यम से रही होगी। मेगस्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया। इनमें से एक काम नौसेना का संचालन करता है, दूसरा यातायात और खान पान का संचालन करता है, तीसरा काम पैदल सैनिक संचालन, चौथा अश्वारोहियों, पांचवा रथारोहियों तथा छठा हथियों का संचालन करता है। दूसरी उपसमिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था। सैनिकों के लिए भोजन, जानवरों के लिए चारा की व्यवस्था, सैनिक की देखभाल, सेवक और शिल्पकारों की नियुक्ति यहाँ पर की जाती थी। अशोक ने अपने साम्राज्य का अखंड रखने के लिए धम्म का प्रचार किया और धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में, इसके बाद भी संसार के अच्छा रहेगा, धम्म के प्रचार के लिए भी महामत नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। इतिहास काल का प्रमुख काल वास्तुकला, शिल्पकला, मूर्तिकला, अभिलेख, स्तंभ ये मौर्य काल में दिखाई देता है। इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन औपनिवेशिक देश था। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के इतिहासकारों ने प्राचीन भारत के एक ऐसे साम्राज्य की संभावना चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक माना जाता है। साम्राज्य की पहचान होती है। इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश
शासकों के अभिलेखों की से भिन्न है। अन्य शासन में इस प्रकार के नहीं है। इनमें से यह लगता है कि राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी राजा था। दूरदृष्टि वाला राजा था। कूटनीति तो था ही, लेकिन आदर्श शासक करके माना जाता है। नाम से 7 बड़ी बड़ी उपाधियाँ भी जोड़ते थे। इसलिए इनमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी सम्राट अशोक के को प्रेरणा स्रोत माना। आज भी हमारे आधुनिक भारत के निर्माण में सम्राट अशोक के नीति का, कार्यों का, उसके संदेश का, उसके स्तंभ का प्रेरणा स्रोत रहे। मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था और साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया, लेकिन उपद्वीप महाद्वीप में एक लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता है। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि आप मानचित्र 2 को देखेंगे तो मौर्य साम्राज्य महाद्वीप में सभी क्षेत्रों में नहीं फैला पाया। साम्राज्य की सीमा अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं थी। नए नए शासक और राजवाड़े स्थापित होने लगे थे और साम्राज्य का उत्तराधिकारी पावरफुल न होने के नाते साम्राज्य अस्थिर हुआ। हम राजधर्म के नवीन सिद्धांत, दक्षिण के राजा और सरदार में तमिलकम के सरदार का उदय। तमिलकम का अर्थ होता है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से में चोल, चेर और पांडे जैसे सरदारों का उदय हुआ और इन सरदारों ने दक्षिण के राजा और समृद्ध ऐसा स्थायी सिद्ध शासन किया। सरदार शक्तिशाली बने। वंशानुगत वो भी हो सकता है कि और नहीं भी उसके समर्थक और उस खानदान के लोग होते हैं। सरदार के कार्य में विशेष अनुष्ठान, संचालन, युद्ध समय नेतृत्व करना और विवादों को सुलझाने के माध्यम की भूमिका निभा सकते हैं। हमें इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोत मिलते हैं। प्राचीन तमिल संगम कविताएं सरदारों का विवरण देती है। संगम साहित्य दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण साहित्य माना जाता है। कई सरदार और राजा लंबी दूरी तक व्यापार और राजस्व जुटाते थे और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर पश्चिम शासन में मध्य एशियाई मूल के शक शासक शामिल थे और उसके सामाजिक उद्गम के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हम सातवान शासक के बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे और अध्याय में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी दैविक राजा कुषाण शासक देवी राजधर्म देवताओं के साथ जुड़े थे और दैविक राजा अपने आप को मानते थे। इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों, साहित्यिक परंपराएं माध्यम से की गई और वो उच्च स्थिति प्राप्त करने के साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था और कुषाण शासक के महत्वपूर्ण देवस्थान पर अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर भी इसी की मूर्तियाँ मिली। इतिहासकारों का मानना है कि इस मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य उपाधि भी लगाई दी गई थी और वो स्वर्ग के पुत्र या स्वयं को देवतुल्य मानते थे।
चौथी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिले हैं। गुप्त साम्राज्य के भी संस्थापक चंद्रगुप्त था, लेकिन गुप्त साम्राज्य का शक्तिशाली सम्राट समृद्ध गुप्त को माना जाता है। और गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों, अभिलेखों की सहायता से ही लिखा गया है और लिखी गई प्रशस्तियाँ भी उपयोगी रही है। इतिहासकार की रचना के आधारित ऐतिहासिक तथ्य निकाले प्रायतः प्रयास करते हैं कि, लेकिन रचयिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा इन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते हैं। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख का नाम सबसे प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राज के भी थे और संस्कृत में की थी। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति ये इलाहाबाद के स्तंभ पर लिखी हुई है। धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया। परमात्मा पुरुष है, साधु की समृद्धि और असाधु के विनाश के कारण है। ये अग्नेय है। इसके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही यश में किया जा सकता है। ये विवरण यहाँ पर किया हुआ है। दिशा दीन दुखियों, विरहनियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए भी की गई है। मानवता के लिए दिव्यमान उदारता और प्रतिमूर्ति है। वे देवताओं के कुबेर, धनदेव, वरुण, इंद्र और यम तुल्य भी है। इस मूर्ति से आप देखिए, ये जो मूर्ति है इसकी विशेषता को प्रतीत करती है। ये राजा की मूर्ति है। ये राजा की मूर्ति की विशेषता क्या दिखती है, इसका आप इसके बारे में व्हाट्सएप पर लिख कर भेजिए। साथ में कुशाण सिक्का, अग्रभाग कनिष्क और पृष्ठभाग देवता का दिखाई दिया है। इसके पहले ही कुशाण सिक्के के ये सिक्के हैं, साम्राज्य का प्रशासन में दिए गए हैं। ये सिक्कों से आपको पता चलेगा कि अग्रभाग कनिष्क और पृष्ठभाग देवता का राजा की किस प्रकार इसको दर्शाया गया और दैविक राजा अपने आप को संबोधित कर इस सिक्के से ये साक्ष्य मिलते हैं। अध्यापन समाप्त हुआ। आपको समझ में आया होगा मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। इतिहास का प्रमुख काल, जिसके बारे में हमने इसके पहले ही बताया। अभी मूल्यांकन के लिए प्रश्न पहला, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताओ। दूसरा, मौर्य साम्राज्य के मंत्री का नाम बताओ। तीसरा प्रश्न, वह सम्राट का नाम बताओ जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्रों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए। प्रश्न चौथा, मौर्य साम्राज्य के कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे और उसके नाम भी लिखो। प्रश्न पांचवा, कौन से शासकों ने देवपुत्र की उपमा लगा दी थी। आपके लिए एक प्रश्न, ये लगभग आपको 6 मार्क के लिए लिखना है। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार विशेष महत्वपूर्ण था, उसका विवेचन कीजिए। अध्यापन समाप्त हुआ। कुछ समस्या है तो ऑनलाइन पर बात कीजिए। हर दिन 12 बजे से 12:50 तक
मैं ऑनलाइन पर आपको मिलूँगा। धन्यवाद। जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य आर कसर सर, इनका मैं आभारी हूँ।